नमस्कार। आज हम बात करेंगे देश में पत्रकारों के खिलाफ एक माहौल सा बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों है? अभी चंद रोज पहले की बात है, आपने टीवी, सोशल मीडिया वगैरह पे, खास तौर पर सोशल मीडिया में तो इस खबर की धूम है कि आखिर 4 दर्जन करीब 45 पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की, उनके घरों पर छापामारी हुई और वो उसमें काफ़ी नामी-गिरामी पत्रकार हैं। जी, आपने परंजय गुहा ठाकुरता का नाम सुना होगा, आपने अविसार शर्मा को सुना होगा, आपने कई ऐसे पत्रकार जो हैं, जो न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट है, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे ये सब 45 लोग जुड़े हुए बताए जाते हैं। उसमें कई पत्रकार भी हैं, उसमें कार्टूनिस्ट भी हैं, लेखक हैं और कई तरह के कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन वो बताया जा रहा है कि उसमें ज़्यादातर लोग स्टाफ नहीं हैं। तो इनके घर छापामारी हुई, इसमें सबको एक बार तो पुलिस अपने थाने बुला ले गई, कुछ को अरेस्टिंग हुई, कुछ को एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद छोड़ा भी गया और बाकी को कई तो अभी थाने में बंद हैं या कहना चाहिए कि हिरासत में हैं और ज़्यादातर लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन उनके लैपटॉप्स, उनके गैजेट्स जो थे, मोबाइल फ़ोन, आईपैड, इन सबको जब्त कर रखा है। हालांकि इक्का दुक्का लोग तो ये भी बता रहे हैं कि उनको वापस भी कर दिया गया है, सिम वगैरह। एनीवेज, तो हम लोग आज इसी खास विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर सरकार पत्रकारों के खिलाफ इतना नाराज क्यों है और क्यों ये हालात बने हैं। इस खास मुद्दे के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री उत्तम सेनगुप्ता जी हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करके हम उनसे समझना चाहेंगे। उत्तम दा, नमस्कार। नमस्कार कृष्ण। उत्तम दा, ये जो मसला है, पिछले कई रोज से इस पर पूरे देश भर में तहलका मचा हुआ है। खासकर पत्रकार जगत में पत्रकारों की जो बैठकें होती हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त चर्चा है इस बात की और सोशल मीडिया में तो खूब है। लोग जमकर इसके सरकार के खिलाफ लोग जमकर खुलकर अब और भी ज़्यादा सामने आ गए हैं। हालांकि ये मसला जो है, इससे इशारा ये मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ जो पत्रकार थे, उन पर ये हमला हुआ है, उनकी गिरफ्तारी, उनको यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। आखिर हम समझना चाहते हैं उत्तम दा, ये यूएपीए के बारे में से शुरुआत करें हम, और आपसे हम समझना चाहेंगे ये यूएपीए का कितना असर है, क्या फ़र्क पड़ता है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये 1967 में पहली बार बना, पहली बार लागू हुई 1967, राइट। लेकिन उसके बाद से जो है 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया। ये सरकार जो है, उन्होंने अमेंड किया यूएपीए को, और यूएपीए को अमेंड करके ये कहा गया कि किसी संस्था को भी हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं इस ये के तहत, इस कानून के तहत। इसके पहले था कि एक इंडिविजुअल को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, नक्सली हो या वो कश्मीर के कोई मिलिटेंट हो या कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई अपना सेना उना चला रहा हो, हथियार उठा लिया हो, तो उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि भाई इसकी कुर्की जब्ती हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी की, इसकी गिरफ्तारी होगी, इस पर इनाम दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि भाई किसी भी संगठन को भी हम आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। और ये जो केस हुआ है न्यूज़ क्लिक के खिलाफ, वो न्यूज़ क्लिक के खिलाफ शायद पहली बार ऐसा हुआ है किसी संवाद संस्था पर जो है ये यूएपीए के तहत केस हुआ है और उस पूरे की पूरी संस्था को ही आतंकवादी जो है वो घोषित कर दिया गया। अब यूएपीए में जो दिक्कत है, वो ये दिक्कत है कि जो आतंकवाद की परिभाषा है वहाँ पे, और यूएपीए की जो धाराएं हैं और उसको जिस तरीके से परिभाषित की गई है, वो बहुत ही अस्पष्ट है। वो कुछ समझ में नहीं आता
कि भाई जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज का डेफिनेशन जो है, वो परिभाषा जो है, वो ये है कि अलगाववादी, अलगा अलगाववाद को अगर आप बढ़ावा देते हैं, अगर अलगाववादी तत्वों को आप बढ़ावा देते हैं, अगर भारत के कोई क्षेत्र को आप भारत से अलग करवाना चाहते हैं, तो फिर वो अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि टेररिज्म, आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद का जो परिभाषा है इस कानून में, उस आतंकवाद को परिभाषित इस तरीके से किया गया है कि अगर आप हथियार उठाते हैं, अगर हथियार से किसी की जान माल की हत्या होती है, कोई दंगा फसाद होता है वहाँ पे, और कोई एसेंशियल सर्विसेज जो आपका पानी का सर्विस है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, ये सब को अगर बंद किया जाता है वहाँ पे, तो वो आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। अगर आप फर्जी नोट, जो काउंटरफीट करेंसी का कहा जाता है, वहाँ पे जो करेंसी नोट्स छपती हैं वहाँ पे, उसको जाली नोट्स कह सकते हैं। तो जाली नोट को अगर आप फैलाते हैं, आप बांटते हैं, तो वो भी आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। फिर आप किसी पब्लिक फंक्शनरी, किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को अगर आप मार देते हैं, अगर मर्डर कर देते हैं, या उसका जो है एब्डक्शन करते हैं, किडनैप करते हैं, और किडनैप करके जो है उसको मजबूर करते हैं सरकार को ऐसा कुछ करने के लिए जो देश के हित में नहीं है, तो फिर वो आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राइट। उसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर दो गुटों के बीच में, या दो संप्रदायों के बीच में, या दो लोगों के बीच में अगर आप डिसअफेक्शन फैलाते हैं, अगर आपसी जो सौहार्द है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी आतंकवादी गतिविधि जो है वो माना जाएगा। तो ये है यूएपीए। अब इस यूएपीए के तहत ये भी संशोधन हुआ कि यूएपीए में पुलिस जो है, या जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चार्ज क्या है या एविडेंस क्या है। उनको, मैंने पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती है और किसी को अरेस्ट करती है, तो उसको बताना पड़ता है कि भाई आपके खिलाफ ये सबूत है, कोर्ट में ये बताना पड़ता है कि ये सबूत है। लेकिन यूएपीए के तहत वो गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार करके ये कह सकती है कि भाई हम किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, हम आपको उठा के ले जा रहे हैं वहाँ पे, हमको सर्च करने के लिए भी कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूएपीए के तहत जो है आपको उठाया जा रहा है। और कोर्ट को भी वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप यूएपीए के तहत जो है आपने सबूत क्या इकट्ठा किया। और चूंकि आपको कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है तुरंत, और आप कह सकते हैं कि भाई छानबीन जारी है और इसकी जांच पड़ताल चल रही है, और जांच पड़ताल जब खत्म होगी तब हम आपको सबूत देंगे वहाँ पे। ये एक दूसरी कठिनाई है कि लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है कि जुर्म क्या है। तीसरी दिक्कत ये है कि अमूमन जो है ये बेल नहीं मिलता, जमानत नहीं मिलता। तो अमूमन जो है वो मैंने 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक लोगों को जमानत नहीं मिला है। फिलहाल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच कलेक्टिव है, उसके मुताबिक 16 जर्नलिस्ट, 16 पत्रकारों पर जो है यूएपीए लग चुका है 2010 से, और उसमें 7 संवाददाता या पत्रकार ऐसे हैं कि जो आपके अभी भी जेल में हैं, यूएपीए के तहत वो अभी भी जेल में हैं, और कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो केसेस चल रही हैं। 2-4 लोग जो हैं वो जमानत पे हैं, और एक शायद डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनको बरी कर दिया गया है। अब यूएपीए की ये सब कठिनाई है, और यूएपीए के केसेस जो है अब पुलिस, और खास करके दिल्ली पुलिस जो है वो हर एक मामले में लगाती है। वो दिल्ली राइट्स के मामले में हो, या आपका शाहीन बाग का मामला हो, एंटी सीए वाला एजिटेशन हो, या आपका किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उसमें हो, उसमें हर एक मामले में जो है यूएपीए लगा हुआ है वहाँ पे। और इसको चैलेंज करते हुए वो उच्चतम न्यायालय में पिछले साल सितंबर में एक पिटीशन दायर की गई थी, उसकी सुनवाई अभी तक हुई नहीं है। और इस पिटीशन में ये कहा गया था कि भाई ये यूएपीए का जो है, जब तक आप परिभाषा ठीक से नहीं देते हैं, तब तक जो है ये बहुत ड्रकोनियन है, बहुत ज्यादती है इसमें, तो इसको ये गैरकानूनी करार दीजिए आप।
और इसको बोलिए कि भाई ये इसमें संशोधन होना चाहिए। हाँ, तो वो सुनवाई अभी तक हुई नहीं है वहाँ। हालाँकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने कई भाषणों में उन्होंने कहा है कि भई राष्ट्रीय सुरक्षा का बात करने से ही राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में खतरा है, ऐसा मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप अगर कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो आपको साबित भी करना पड़ेगा कि भई राष्ट्रीय सुरक्षा पर वाक़ई खतरा है ना? उन्होंने ये भी कहा है कि भई गणतंत्र में जो है वो सरकार की आलोचना जो है, वो देश की आलोचना नहीं माननी चाहिए, है ना? सरकार की आलोचना का मतलब ये नहीं है कि वो आप देशद्रोही हो गए और देश की आलोचना आप कर रहे हैं वहाँ। और यही बात हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार कई भाषणों में उन्होंने कहा है कि भई अगर गणतंत्र में जो है वो विरोध नहीं हो, तो फिर वो कैसा गणतंत्र है? सो गणतंत्र में तो विरोध होना ही चाहिए, चारों तरफ के विचार आने चाहिए वहाँ पे, वगैरह-वगैरह। तो इस संदर्भ में ये जो कार्रवाई की गई 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को वहाँ पे, कि न्यूज़ क्लिक के खिलाफ केस दायर कर दिया गया और 45-46 कुछ लोग 100 लोगों की बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ छापे पड़े, उनके लैपटॉप और टेलीफ़ोन जो है उठा के ले गए लोग वहाँ पे, किताबों को उठा के ले जाया गया। तो ये एक अद्भुत ये है, एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है और इसको देश में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पत्रकार संगठन और पत्रकार जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और लेकिन आज भी जो है जब हम लोग बात कर रहे हैं शनिवार की शाम को, तो आज भी जो है वो दिल्ली पुलिस जो है केरल में जाके एक महिला पत्रकार जो पहले न्यूज़ क्लिक के लिए काम किया करती थी, उनके यहाँ जो है उन्होंने छापा डाला और उनसे पूछताछ किया और उनसे जो है लैपटॉप वगैरह उठा के वो ले आए। तो ये गंभीरता दिखाता है कि वो सरकार और दिल्ली पुलिस जो है इस मामले में कितनी गंभीर है। लेकिन एक चीज़ जो नहीं समझ में आ रहा है कि ये इन पर जो आरोप लगा है न्यूज़ क्लिक वालों पर, वो ख़ास तौर पर विदेशी फंडिंग का मसला सामने लाया जा रहा है कि इनको विदेशी फंडिंग मिली। वो क्या बता रहे हैं, 38 करोड़ रुपए चीन के कोई रिप्रेजेंटेटिव या जो भी हो उनका नाम आ रहा है, वो उनके मार्फत न्यूज़ क्लिक को दिया गया कि वो चीन के फेवर में प्रोपेगेंडा करे। यहाँ हम यह समझना चाहते हैं कि भारत में विदेशी फंडिंग की अनुमति का कितना अनुमति है, कितना आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कितने बंधन हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। कानून के अनुसार, भारतीय कानून के अनुसार मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, विदेशी निवेश जो है हो सकता है। हम लोग सारे लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एफडीआई बढ़ गई है इसकी बात करते हैं। सरकार कहती है कि हमारी एफडीआई बढ़ गई है, बहुत गर्व के साथ वो दावा करती है कि हमारा जो है भारत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और वो बुलाती है विदेशी कंपनियों को कि भाई आप यहाँ पे आके निवेश करें। लेकिन जो संवाद माध्यम है, जो मीडिया है, उसके डिजिटल मीडियम में ये रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 26% तक। कि आप किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 26% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। टेलीविज़न में शायद पता नहीं अभी भी 49% है या उससे थोड़ा बढ़ा होगा वहाँ पे, तो काफ़ी दिनों तक 49% तक था वहाँ पे। अखबारों में शायद अभी भी शायद नहीं है। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए जो है कानून में समय-समय पर जो है संशोधन होती रहती है। लेकिन विदेशी निवेश होता है और विदेशी निवेश सारे सेक्टर्स में होता है और विदेशी निवेश जो है वो संवाद माध्यम में और मीडिया में भी होती है वहाँ पे। इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ जो आरोप है, जो आरोप पत्र है, आरोप पत्र तो नहीं कहना चाहिए, वो एफआईआर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो कोर्ट में दिखाया गया है और एक्यूज जो हैं प्रबीर पुरकायस्थ और ये अमित चक्रवर्ती साहब, तो उनको जो दिया गया है कॉपी जो दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि साहब आप एक अमेरिकी कंपनी से
आप एक अमेरिकी कंपनी से इतना करोड़ रुपया, अब वो बहुत साफ नहीं है कि वो 38 करोड़ है कि 30 करोड़ है कि 115 करोड़ है, 90 करोड़ है। जगह-जगह पे तरह-तरह की फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन 2018 से लेके 2021 तक आप लोगों को ये पैसे मिले, वहाँ पे ये निवेश हुआ, राइट? और आरोप ये है, एफआईआर में ये कहा गया है कि ये पैसे आपको इसलिए दिए गए कि आप चीन का पक्ष लेकर जो है आप प्रचार कीजिए। आप अपने अपने वेबसाइट पर या अपने वीडियो के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आप चीन का प्रचार कीजिए और चीन का जो है वो पक्षधर होकर आप ये कीजिए जो देश विरोधी ये है, एक्टिविटी है, और इसलिए आप जो हैं दोषी हैं वहाँ पे, और इसकी जाँच हम लोगों ने किया है वहाँ पे। अब उसमें दिक्कत ये है कि नेविल रॉय सिंघम नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति जो श्रीलंका के ओरिजिन के हैं बताया जाता है, और नेविल रॉय सिंघम जो हैं उनकी वो बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बहुत रसूखदार आदमी है वहाँ, और उनका एक फर्म वगैरह, टेक मुगल कहा जाता है उनको वहाँ पे। तो वो एक टेक मुगल हैं और उनकी एक कंपनी को उन्होंने 2017 में एक ब्रिटिश फर्म को, अंग्रेज़ों के फर्म को बेच दिया। और वो अंग्रेज फर्म को जो बेचने के बाद जो पैसे मिले उनको, वो पैसा उन्होंने मीडिया में निवेश किया है। और केवल न्यूज़ क्लिक में नहीं किया है, वो दुनिया भर में मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने निवेश किया है। और उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, उस फाउंडेशन के ज़रिए ये पैसे आए वहाँ पे। और उनका कहना है कि मैं उन मीडिया में निवेश कर रहा हूँ जो लोगों का मुद्दा उठाती है। हाँ, जो लोगों का मुद्दा उठाती है, ज़मीन का मुद्दा उठाती है वहाँ पे, वगैरह-वगैरह। तो एक लेफ्टिस्ट आइडिया जो है वो शायद है कहीं न कहीं। लेकिन एफआईआर में जो कहा गया है या रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया है कि ये नेविल रॉय सिंघम जो हैं ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगेंडा वो देखते हैं, प्रचार जो है वो देखते हैं वहाँ पे। अब सवाल इसमें ये उठता है कि नेविल रॉय सिंघम तो अमेरिकी नागरिक हैं, वो अमेरिका में एक्टिव हैं वहाँ पे। अगर उन्होंने चाइनीज़ प्रोपेगेंडा किया होगा और चाइनीज़ पैसा लिया होगा वहाँ पे, तो फिर अमेरिका में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक तो उनको जेल में होना चाहिए था, उनके खिलाफ जो है जाँच हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं किया गया वहाँ पे। तो अब नेविल रॉय सिंघम की तरफ से जो वक्तव्य आया है, जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि साहब ये सब बकवास है। मैंने एक कंपनी बेचा, उस कंपनी का जो पैसा है, उस पैसे को हमने निवेश किया है, और मुझे ये कोई लोन भी नहीं है, कोई ग्रांट भी नहीं है, ये निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और इस इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न की उम्मीद है। माने 1% हो, 2% हो, जो भी है, मुझे वो रिटर्न चाहिए वहाँ पे। अच्छा, तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको किसी सरकार से मैंने कोई पैसा नहीं लिया है वहाँ पे, ना चाइनीज़ गवर्नमेंट से लिया है, ना दूसरे सरकार से हमने लिया है। अब ये तो जाँच का मामला है और ये जाँच से ही साबित होगा। लेकिन चूँकि नेविल रॉय सिंघम जो है वो शंघाई में रहते हैं, शंघाई में भी उनका बिज़नेस है, और शंघाई में जो बिज़नेस है कहा जाता है कि वो अपना ऑफ़िस प्रेमाइसेस जो है, ऑफ़िस स्पेस जो है, वो किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ वो शेयर करते हैं वहाँ पे। तो ये भी उनके खिलाफ एक कहा जा रहा है कि भई इसलिए चाइनीज़ लिंक जो है वो एस्टैब्लिश्ड। लेकिन अमरीकी नागरिक होते हुए अगर वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड हैं और चाइनीज़ कमिटी की तरफ से कुछ कर रहे हैं वो, तो अमरीकी कानून में शायद ये अपराध है। और लेकिन अमेरिका में उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं हुई है वहाँ। नहीं हुई है। अच्छा, एक चीज़ ये जो न्यूज़ क्लिक के को सुना कि वो सील बंद कर दिया और क्या कुछ है, पूरी तरह से ये मसला जो है फोकस्ड है न्यूज़ क्लिक पर, और ये उसके क्या मालिक है ये प्रवीर पुरकायस्थ या क्या है, इनका पूरा उनकी पृष्ठभूमि क्या है प्रवीर पुरकायस्थ की? देखो, एक तो है कि न्यूज़ क्लिक जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें शेयर होल्डर्स हैं, उसमें प्रवीर पुरकायस्थ भी शेयर होल्डर हैं, गौतम नवलखा भी शेयर होल्डर हैं, और बाकी लोग भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें, और उसमें अलग-अलग कंपनियां जो है उन्होंने निवेश किया है, राइट। दूसरी बात ये है कि प्रवीर पुरकायस्थ ये इंजीनियर हैं,
बेसिकली ये इंजीनियर हैं और ये अमेरिकी कंपनियों के लिए और मल्टीनेशनल्स के लिए उन्होंने ज़िंदगी भर काम किया और जो पैसा उन्होंने वहाँ से कमाया, और ये बेसिकली इंजीनियर हैं और साइंस में बहुत दिलचस्पी है। और दिलचस्प बात ये है कि ये जब जेएनयू में पढ़ रहे थे, लैंग्वेज पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग पास करने के बाद या इंजीनियरिंग पास करने के पहले वहाँ पे जेएनयू में थे, तो उस समय इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में 1975 से लेके 1977 तक, राइट? और उस दौरान प्रवीर पुरकायस्थ गिरफ्तार हुए थे और प्रवीर पुरकायस्थ को जेएनयू कैंपस से पकड़कर पुलिस ले गई थी और वो उनको जेल में बिताना पड़ा था। मैंने 16 महीना 18 महीना वो जेल में थे और जेल में वो आज के जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो नेता वगैरह हैं वहाँ के, उनमें कई लोग उनके दोस्त बन गए थे। कई लोगों से दोस्ती थी और जेल में जो है वो लोग बातचीत करते थे एंड सो ऑन। तो ये एक अजीब सा मामला है कि वो एक ऐसा आदमी जो उस इमरजेंसी के खिलाफ था और उस इमरजेंसी में गिरफ्तार हो गया और जेल में समय बिताया। अब उसी आदमी को आज इस सरकार ने इसलिए वो गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि भाई आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, ये तो बात सही है और खासकर अब बात यहाँ तक तो उठी गई है कि क्या फिर से वो इमरजेंसी आ गया है, लाया जा रहा है, अघोषित है, इस पर कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई, जैसे कि 1975 में मिसेस गांधी ने घोषणा करके इमरजेंसी लगाया था और वर्तमान भारत में इमरजेंसी क्या एक बार फिर से देखा जा रहा है? जैसा अभी आपने प्रवीर पुरकायस्थ के बारे में कहा, इन सज्जन के लिए तो पहला इमरजेंसी भी देखा और ये इमरजेंसी भी देखने की नौबत आ गई है। अभी मैं कल सुन रहा था, कल सीमा चिश्ती बात कर रही थी, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश हिस्टोरियन है, वो अमेरिका में भी हैं और अमेरिका से उन्होंने यही सवाल उनसे पूछा, यही सवाल उन्होंने पूछा कि क्या इसको आप सेकंड इमरजेंसी कहेंगे, क्या ये दूसरा इमरजेंसी है? प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश का कहना था कि भाई ये दोनों में कोई समानता नहीं है, दोनों स्थिति में कोई समानता नहीं है वहाँ पे, है ना? जैसा आपने कहा कि इमरजेंसी के दौरान ज्ञान प्रकाश जी का कहना है, उन्होंने एक 2018 में एक किताब लिखी थी, इमरजेंसी पर था वो, उन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह करके वो लिखा था वहाँ पे और उसमें उन्होंने दिया था कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है कोई एक भी कदम गैरकानूनी नहीं उठाया था, हर एक कदम वो कानूनन लिया गया, कानूनी ये किया गया, राइट? अब क्या हो रहा है कि अब जो है कानून का सहारा तो लिया जा रहा है वहाँ पे, राइट? लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं वहाँ पे, ये नहीं कहा जा रहा। आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है वो गलत खबर फैला रहे हैं, आप जो हैं चाइना के लिए प्रचार कर रहे हैं, आप जो हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं या फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, पेड न्यूज़ फैला रहे हैं वगैरह। और वो जब यूएपीए के तहत आ जाता है तो आपको फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई आप सरकार की आलोचना करते हैं, नहीं करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? तो इमरजेंसी उस समय का जो था वो सारे लोगों का ये कहना है और मैंने भी थोड़ा बहुत इमरजेंसी देखा है वहाँ पे 1975, 76, 77 में मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी कॉलेज में देखा था, नवनिर्माण समिति और जेपी का आंदोलन मैंने देखा है। तो उस समय जो दमन हुआ और उत्पीड़न हुआ वो आज के मुकाबले मैंने कुछ भी नहीं था, आज के मुकाबले वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। और उस समय जो है इंदिरा गांधी के हाथ में जो है वो यूथ कांग्रेस थी, संजय गांधी अपना लीड करते थे, लेकिन वो यूथ कांग्रेस जो है आज के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी, आरएसएस के सामने जो है बहुत बौना था वहाँ पे, बहुत बच्चा था, उनके पास वो ताकत नहीं थी जो आज इन लोगों के पास है वहाँ पे, है ना? तो इसलिए दोनों इमरजेंसी
मैंने आज की स्थिति को इमरजेंसी के साथ तुलना करना जो है वो बहुत बेमानी होगी। बेईमानी होगी। हाँ, नहीं ये कहा आपने, जो कहा आपसे इमरजेंसी को जिस ढंग से आपने डिफाइन किया, जिस ढंग से उस 1975 वाले इमरजेंसी की तुलना आज आज के हालात को लेकर आपने की, एक बात तो स्पष्ट लगता है कि उस समय मिसेस गांधी ने खुलकर सब कुछ किया था और कानूनी जो दायरे हैं उसके तहत किया था। और अब जो हो रहा है वो कोई कानून की बात नहीं है, बल्कि सब कुछ छुपा छुपी हो रहा है। मतलब जो दुश्मन है वो हमला कर रहा है, लेकिन वो छुप कर हमला कर रहा है। और ये इस तरह समझने की बात है, ये समझने की बात है कि उस समय सेंसरशिप लगा था, राइट? अब वो सेंसरशिप लगा था, वो सरकार की कमजोरी को दिखाता था, है ना? आज सेंसरशिप नहीं रहा, लेकिन लोग अपने आप को सेल्फ सेंसरशिप जो है वो कर रहे हैं, है ना? अब सेंसरशिप लगाने की जरूरत नहीं है सरकार को, क्योंकि आधी मीडिया जो है या ज्यादातर मीडिया जो है वो सरकार के पक्ष में ही बात करती है, तो सेंसरशिप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो इसलिए है कि आज की सरकार जो है इंदिरा गांधी की सरकार से कहीं ज्यादा मजबूत अपने को समझती है, मजबूत है, शायद मजबूत है भी वहाँ पे। तो इसलिए जो है सेंसरशिप लगाने की आज कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फर्क है वो इमरजेंसी के समय से आज का जो समय है। अच्छा, मतलब ये जो है, ये जो किसी ने जो नाम उठा दिया गोदी मीडिया, है ना, तो गोदी मीडिया जो है वो सेल्फ सेंसर्ड है, ये कह सकते हैं। हाँ, तो हालात तो यहाँ है कि मतलब मीडिया पर ही घेराबंदी है। सरकार समझ गई है कि मीडिया को अगर हम अपने कब्जे में रखें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जो अभी थोड़ा आपने जो चर्चा की, वो चीनी प्रोपेगेंडा, चीनी प्रचार को लेकर, ये है क्या जिसको लेकर इतना अफरा तफरी मची है, जिसको लेकर सरकार में इतनी नाराजगी है, और या वास्तव में है या कोई हवा है? प्रोपेगेंडा जो है, ये शब्द जो है बहुत प्रचलित हो गया आपके नाज़ी जर्मनी के बाद से, है ना? कि जर्मनी में जिस तरीके से प्रचार किया गया कि यहूदी जो हैं इन्हीं के चलते जर्मनी की हालत खराब हो रही है, इनको अगर निकाल दिया जाए, मार दिया जाए तो फिर जर्मनी की उन्नति होगी, है ना? और हिटलर जो हैं वो सबसे महान नेता हैं वहाँ पे, और हिटलर जो हैं जो करते हैं वो सही करते हैं, जो सोचते हैं तो हिटलर हैं तो मुमकिन है। तो ये जो प्रोपेगेंडा है वहाँ पे, वो फिल्मों के जरिए, अखबारों के जरिए, दूसरे प्रचारों के जरिए जो है, तो प्रोपेगेंडा जो है वहाँ से निकला। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का जो ये था प्रोपेगेंडा, वो भी एक चला, रशिया में प्रोपेगेंडा चली। फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपना प्रोपेगेंडा करती है। तो प्रोपेगेंडा पर किसी का मोनोपोली नहीं है। भारत भी करता है, हर एक सरकार करती है, वो हर एक सरकार करती है। हम लोग कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करते हैं वहाँ पे, हम लोग यूरोपियन कांग्रेस में जाके लॉबिंग करते हैं, हम लोग अफ्रीकी कांग्रेस में जाके लॉबिंग करते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा प्रोपेगेंडा है वहाँ पे। तो हर एक सरकार अपनी अपनी तरह से प्रोपेगेंडा करती है वहाँ पे, और वो कोई अपराध नहीं है। और अगर अपराध है, भारत सरकार को चाहिए था कि भाई अमेरिका से बात करे और अमेरिका से कहे कि भाई ये नेविल रॉय सिंघम को आप एक्स्ट्राडाइट कीजिए। उनको चाहिए था कि भाई चीन से जो है सारा का सारा जो है कूटनीतिक संबंध वो बंद कर दे, जो आपने पाकिस्तान के साथ किया। उनको चाहिए था कि ये कहना कि भाई हम चीन के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, हम कुछ सामान नहीं लेंगे, कुछ सामान भेजेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। माने यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि कनाडा से जो झंझट शुरू हुआ खालिस्तानी को लेके, कनाडा के राजनीतिक जो हैं, वो राजनयिक जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे, हाई कमिश्नर, वो हाई कमिश्नर को बुलाया गया विदेश मंत्रालय में, और विदेश मंत्रालय में बुला के ये कहा गया कि साहब हम लोग बहुत नाराज हैं, हम लोग ये सब नहीं चलेगा, आप अपने कूटनीतिक जो लोग हैं उनको ले जाइए, वहाँ पे एक्सपेल कर रहे हैं हम लोग 2 को, और बाकी 41 लोगों को 10 अक्टूबर तक निकल जाने बोलिए। अगर नहीं निकलते हैं तो फिर हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे। तो आज तक जो है ऐसी कोई खबर नहीं निकली है कि चीन के जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में वहाँ पे, उनको विदेश मंत्रालय में बुला के ये नाराजगी जाहिर की गई कि भाई आप यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप पैसा भेज रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए शक होता है। हालांकि ये कोर्ट में मामला है और सोमवार को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी,
तो इसलिए हमें पता नहीं है कि सरकार क्या कहेगी, क्या दिल्ली कहेगी? पुलिस क्या कहेगी। लेकिन अभी ये शक ये होता है, इसलिए भी होता है कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि जैसे शाओमी एक टेलीकॉम कंपनी है, वाइवो एक टेलीकॉम कंपनी है, इन दोनों का नाम लिया गया है। अब शाओमी जो है वो आपका पीएम केयर्स फंड में वो 10 करोड़ रुपया उन्होंने डोनेट किया था वहाँ पे। शाओमी का मार्केटिंग बजट जो है, एडवर्टाइजमेंट बजट, मार्केटिंग बजट जो भी कहिए, वो लोग कहते हैं कि करीब 2000 करोड़ का है वहाँ पे, और वो इंडिया में एक्टिव है वहाँ पे। तो उसको तो आपने बंद नहीं किया, उसको तो आपने बैन नहीं किया वहाँ पे। वाइवो जो है वो टेलीकॉम कंपनी है, वो आईपीएल में इंडिया की टीम जो है, भारत की जो टीम है, उसको 3 साल तक स्पॉन्सर किया और तकरीबन 980 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया जो है वो वाइवो ने बीसीसीआई को पे किया वहाँ पे। तो जब आप ये कंपनियां जो है, इन पुलिस का कहना है कि ये कंपनियां जो हैं हजारों शेल कंपनीज बना के ये पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, हजारों शेल कंपनीज। इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है, कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि भाई ये हजारों कंपनियां शेल कंपनीज बना के, अब शेल कंपनी भी अगर हिंदुस्तान में बन रही है वहाँ पे, तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक हम लोग जानते थे कि शेल कंपनीज मॉरिशस में बनती है, वो सिंगापुर में बनती है, वो बहामाज में बनती है, वो केमैन आइलैंड में बनती है। लेकिन अगर शेल कंपनीज हिंदुस्तान में बनना शुरू हुआ, सेबी क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रही है, वहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है, वहाँ पे ये सवाल उठता है वहाँ पे। तो इसलिए जो सच्चाई है और जो एफआईआर है, जो दावे किए जा रहे हैं और जो रियलिटी दिखता है, उसमें बहुत बड़ा एक खाई है, बहुत बड़ा खाई दिखाई पड़ रहा है। और मैंने आने वाले दिन में ये पता चलेगा कि भाई कौन सही है, कौन सही है, कौन गलत है वहाँ पे, ये आगे पता चलेगा। बहुत सही कहा आपने। एक चीज़ जो अभी-अभी जो जिस ढंग से पत्रकारों का मामला है, पत्रकारों को लेकर अभी तो ये भी कहा पुलिस में, हम लोगों ने जो सुना कि पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों से पूछताछ के दौरान शाहीन बाग का नाम लिया। उसने कहा दिल्ली दंगों के कवरेज की बात की। तो ये आखिर में ऐसा कुछ है क्या कि शाहीन बाग और दिल्ली दंगे के बीच कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, एक तो है कि भाई किसानों का जो आंदोलन है वहाँ पे, उस समय आपको याद होगा कि भाई ये प्रचार हो रहा था कि ये लोग सब खालिस्तानी हैं और खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तानी जो हैं वो पैसे भेज रहे हैं वहाँ पे, और ये प्रचार उस समय हुआ वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार का या दिल्ली पुलिस का अभी तक जो कहना है, उससे ये समझ में आता है कि वो कह रहे हैं कि चीन का पैसा अमेरिका होते हुए हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान में शेल कंपनीज के ज़रिए जो है न्यूज़ क्लिक के पास पहुंचा, और न्यूज़ क्लिक जो है उस पैसे को जो है अपने कंसल्टेंट्स को, अपने कंट्रीब्यूटर्स को, अपने कार्टूनिस्ट को, अपने लेखकों को, अपने फ्रीलांसर्स को जो है उन्होंने बांटा। और उन फ्रीलांसर्स, कार्टूनिस्ट, सब एडिटर्स वगैरह के यहाँ दिल्ली पुलिस गई और पूछताछ के क्रम में ये पूछा कि आपने क्या किसान आंदोलन को कवर किया है? क्या आपने उस पर कोई रिपोर्ट की है? क्या आपने शाहीन बाग पर रिपोर्ट किया है? क्या आप दिल्ली राइट्स पर रिपोर्ट किया है? तो जिस तरीके से भीमा कोरेगांव के बारे में ये कहा गया कि ये एक साजिशन जो है वो वायलेंस वहाँ पे हुआ था वहाँ पे, और एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, और उस समय कहा गया था कि प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने के प्लान था। प्रधानमंत्री, हालांकि वो चार्जशीट से फिर निकल गया बाहर, वो बात फिर उन लोगों ने नहीं दोहराया, लेकिन शुरुआत में यही कहा गया था कि भाई ये प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी। तो अभी भी वो शायद कंस्पिरेसी उनके पास, वो कहते हैं कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। अब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या है किसी को पता नहीं है वहाँ पे। अब वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कब निकलेगा, कब ये जाहिर होगा, कब छानबीन पूरी होगी, कब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, ये बाद की बात है। बहुत सही कहा आपने। एक चीज़ जो है, अंतिम सवाल मेरा है कि एक जो एफआईआर इसमें लॉन्च हुआ है उसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का मसला भी शामिल किया गया है। वो क्या मसला है, कश्मीर का मसला और अरुणाचल प्रदेश का?
देखिए, ये दोनों इलाके जो हैं, हम लोग जानते हैं कि चीन और भारत के बीच में जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है और अंग्रेज़ लोग जो बॉर्डर बना के गए थे, उसको चीन मानती नहीं है। हाँ, है ना? और हिंदुस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुस्तान मानती है उसको, मैकमोहन लाइन या जो भी लाइन है, उसको मानती है। और इसी के चलते 1962 में लड़ाई हुई थी वहाँ पे। इसी के चलते गलवान में 2020 में जो है वो चीन और भारतीय सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी। ये सिक्किम में झड़प हुआ, देप्सांग वगैरह में ये हुआ। और चीन जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का एक पार्ट समझती है। और चूँकि तिब्बत को उन्होंने अपना अंग मान कर लिया है, उसका चाइना का एक पार्ट है वहाँ पे, तो वो कहती है कि भई अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। अरुणाचल प्रदेश जो है हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर जो है वो चीन का अंग है वहाँ। और कश्मीर का जो लद्दाख का इलाका है, वो भी वो कहती है कि भई ये हमारा इलाका है। और इसलिए कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया वहाँ पे, तो चीन ने ऑब्जेक्ट किया। चीन ने प्रोटेस्ट किया और चीन ने कहा कि भाई ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद 2019 में ये हुआ और 2020 में चीनी सैनिक जो है वो बफर ज़ोन में घुस गए वहाँ पे। और तकरीबन 2000 स्क्वायर किलोमीटर लोग कहते हैं, और भारतीय सेना भी मान चुकी है कि वो लोग अंदर आ गए। और जहाँ पे भारतीय सेना पेट्रोलिंग वगैरह करती थी, वहाँ पे वो अब नहीं कर पाती वहाँ पे। लेकिन इसमें ये भी है कि अभी हाल में एक मैप निकला था, वो चीन अपना ऑफ़िशियल मैप जो निकाला है, उसमें कश्मीर का वो वाला पार्ट जो है और अरुणाचल प्रदेश जो है, वो चीन में दिखाया गया है मैप। और ये अगर कोई भी संवाद माध्यम अगर ये दिखाता है, अगर आप भारत में आप टीवी पर दिखा दें या अखबार में छाप दें, एक गलत मैप, और भारत का जो पार्ट है, टेरिटरी है, उसको अगर आप चीन का ये टेरिटरी दिखाते हैं वहाँ पे, तो ये अपराध है और इस पर जो है कानूनी सज़ा का प्रावधान है वहाँ पे। पहले भी जब गलत मैप्स छपती थी वहाँ पे, वो एक क्राइम था, वो एक ऑफ़ेंस था और उसके तहत जो है वो जेल हो सकता था, फ़ाइन हो सकता था, जेल हो सकता था, केस हो सकता था। लेकिन वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम लोग इंटरनेट के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंटरनेट से मैप डाउनलोड करते हैं। और इंटरनेट में जो मैप्स मिलते हैं, वो तकरीबन 90% या उससे भी ज़्यादा जो है, वो अमरीकी संस्थाएँ जो हैं, वो रखती है, वो अपलोड करती है। तो अमरीकी थिंक टैंक हो, वो डिस्प्यूटेड एरिया वो बताती है कि अरुणाचल प्रदेश जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वो पाकिस्तान का नहीं मानती, इंडियन कश्मीर को वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। तो अब अमेरिका तो हम लोगों का दोस्त है, अमेरिका से तो हमारी दोस्ती है, लेकिन हम लोगों ने कभी अमेरिका को कहा क्या कि भाई आपके यहाँ से इस तरह का गलत मैप जारी हो रहा है, इंटरनेट में डाला जा रहा है और इससे लोग गुमराह हो रहे हैं, इसको आप खत्म कीजिए, बंद कीजिए, ब्लॉक बंद कीजिए। कीजिए। तो ये मामला जो है कि डिस्प्यूट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन क्लेम करती है, ये भी ज़ाहिर है कि हम लोग जानते हैं वहाँ पे। चीन अपना मैप इश्यू किया है, उसमें दिखाया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का पार्ट है, वो भी है। और ये जो बहस है, ये बहस हम लोग अखबारों के दफ्तरों में हम लोग कई बार कर चुके हैं। तो हम लोगों ने भी ये गलतियाँ की हैं। हम लोगों ने भी ये गलतियाँ हुई हैं क्योंकि इंटरनेट से कोई अपना डाउनलोड करके कहीं पे एक मैप लगा दिया और उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड माने कश्मीर को पाकिस्तान का दिखा दिया मैप। अब किसी ने गौर नहीं किया, वो मैप छप गया और दूसरा दिन हंगामा हो गया कि भई आप ये मैप कैसे कैसे आपका छपा? तो हम लोग समझाने के लिए भी, अपने पत्रकारों को समझाने के लिए हम लोग आपस में बात करते थे। आपस में कहते थे कि भाई इसको सँभाल के ये करो। न्यूज़ एडिटर्स को बताया जाता था कि भई मैप डाउनलोड करना है तो ऑफ़िशियल मैप ही डाउनलोड करो वहाँ पे। और उस समय मुझे याद है कि दिक्कत ये होती थी कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोई साइट नहीं था कि जिसमें ऑफ़िशियली अप्रूव्ड मैप्स जो है हमें मिले। उपलब्ध हों। और जहाँ पे मिलता भी था, वहाँ पे वो बहुत पैसे देने पड़ते थे और बहुत पैसे देने पड़ते थे और वो उसके लिए जो है बजट बनाइए, प्रपोज़ल बनाइए, फिर अप्रूवल लीजिए,
फिर वो सैंक्शन नहीं आता था, तो तरह-तरह की दिक्कतें होती थी वहाँ पे। लेकिन ये मैं पुरानी बातें कह रहा हूँ, लेकिन अभी के समय में जो है ये आरोप ये लगा है, एफआईआर में ये कहा गया है कि ये लोग जो है ये साजिश के तहत जो है, ये अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में जो है ये भारत का अंग नहीं है, ये बताने का प्रयास किया है। लेकिन एक आखिरी बात और भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि न्यूज़ क्लिक में जो कुछ भी छपा है, न्यूज़ क्लिक में जो भी वीडियोज़ उन्होंने जारी किया है, वो सारा का सारा उनके वेबसाइट में है। वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। लेकिन एफआईआर में अभी तक जो हम लोगों की जानकारी है, उसमें दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने एक भी रिपोर्ट का या एक भी वीडियो का ज़िक्र नहीं किया या हवाला नहीं दिया। ये नहीं बताया कि भई इस आरोप के लिए मैं इस रिपोर्ट को ज़िम्मेदार मानता हूँ, या ये सबूत है कि उन्होंने ये किया। है ना? तो ये भी शक पैदा करता है कि ये जो है वो वाक़ई में कोई साजिश है, लेकिन अब वो साजिश न्यूज़ क्लिक की तरफ से है, चीन के तरफ से है, या हमारी सरकार की तरफ से है, अब ये तो आगे का समय बताएगा। तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप तो, और एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते इस पूरे मसले को, आज की बातचीत को आप 2-4 सेंटेंस में इसको सम अप कर दीजिए और हम लोग इसको समाप्त करें इस बातचीत को। किचले ऐसा है कि अभी तक ये लगता है कि ये हमारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर हमला है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर एक हमला है वहाँ पे, और एक मैसेज ये सरकार देना चाहती है कि सरकार की आलोचना जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सरकार की आलोचना जो लोग कर रहे हैं उनको जो है वो भुगतना पड़ेगा। ये एक संदेशा वो दे रहे हैं। ये भी गौरतलब है कि भाई डिजिटल मीडिया को सरकार की तरफ से कोई संरक्षण मिलता नहीं है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलता है, और एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट जो है वो अगर आरएसएस के लोगों को मिलता होगा तो मिलता होगा, या रूलिंग पार्टी के लोगों को मिलता होगा। लेकिन अमूमन जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं या आपके जो दूसरे वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको कोई संरक्षण या कोई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी वगैरह नहीं है वहाँ पे, है ना? ना के बराबर है। हाँ, ना के बराबर है, और कानून के लिए जो है कानून में कोई सुधार नहीं किया गया है कि जिससे आप उसको कर सकें। ये मीडिया में वो पकौड़ा तलने वाली बात है कि जो नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो लोग अपने आप जो है यूट्यूब अपना चैनल शुरू करते हैं, वेबसाइट शुरू करते हैं, अपनी बात कहने के लिए करते हैं, लोगों की बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन अब अगर सरकारी कर्मचारी में असंतोष है, और वो असंतोष को अगर आप लिखते हैं और आप पर ये आरोप लगता है कि साहब आप सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो आप उसका तुलना आप इमरजेंसी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के पहले जो है उस समय का जो विपक्ष था उसने कहा था कि सेना को भी कहा था कि विद्रोह कर दीजिए। आप सरकार का, जेपी ने कहा था, सरकार का जो है आप आदेश मत मानिए, है ना? तो अब उसके साथ आज की अवस्था में अगर मीडिया कुछ कहती है, लिखती है, तो उसको चुप कराने की जो है एक संदेश है कि भाई आप चुप हो जाइए। बहुत धन्यवाद उत्तम दा, बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत जानकारीपूर्ण बातचीत हुई, और इससे हमें लगता है कि मैं खुद तो बहुत लाभान्वित हूँ, और बहुत सारे पत्रकारों के लिए ही क्यों, आम आदमी के लिए भी यह जानकारीपूर्ण बातचीत बहुत ही लाभकारी होगी। और हमारे दर्शक जो अब तक देख रहे थे इस चैनल को और इस बातचीत को, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। अब तक हमारे चैनल फैक्टफोल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो हम लोग अभी बातचीत यहाँ ख़त्म करते हैं उत्तम दा, तो बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों को भी। नमस्कार।